नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं अरुणाचल प्रदेश से, जहाँ पर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के अंदर दोनीपोलो एयरपोर्ट पर भी एक नया टर्मिनल ओपन कर दिया गया है हमारे यूनियन मिनिस्टर के द्वारा। और अभी इसके चलते यहाँ से और लोग ट्रैवल कर पाएंगे। दोस्तों दोनीपोलो एयरपोर्ट अभी एक नया एयरपोर्ट ही है, जिसको उड़ान स्कीम के अंतर्गत 2022 में ओपन किया गया था। और क्योंकि यहाँ पर फ्लायर्स के नंबर लगातार बढ़ते ही चले गए हैं, तो इसी कारण अब यहाँ पर एक परमानेंट टर्मिनल बिल्डिंग बना दी गई है। अब तक ये एक टेम्परेरी बिल्डिंग के थ्रू ऑपरेट हुआ करता था, जिसकी पीक कैपेसिटी 150 पैसेंजर्स के आसपास थी। लेकिन इस नए टर्मिनल बिल्डिंग की कैपेसिटी पीक आवर्स में 800 पैसेंजर्स की है और एनुअली 15 लाख से ज़्यादा पैसेंजर्स को यहाँ पर ये हैंडल कर पाएगा। अगली दोस्त अपडेट वेस्ट बंगाल से है, जहाँ पर दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट हल्दिया डोक के ऊपर एक नया एलएनजी टर्मिनल बनाने जा रहा है। और इसको लेकर आईपी लिमिटेड के जॉइंट वेंचर का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया है। तो दोस्तों ये बेसिकली एक फ्लोटिंग एलएनजी टर्मिनल होगा, जिसके लिए अराउंड 10 एकर्स ऑफ लैंड और 15 एकर्स का वाटर एरिया यूटिलाइज किया जाएगा। मल्टीपल फेज में इसको तैयार किया जाएगा, जहाँ पर पहले फेज में एक फ्लोटिंग स्टोरेज यूनिट और एक लैंड बेस्ड रीगैसिफिकेशन फैसिलिटी तैयार की जा रही है। 1.5 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम की इसकी कैपेसिटी होगी और अगले फेजेस में कैपेसिटी बढ़ाकर 3 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम की जाएगी। अभी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिए गए हैं, तो 2027 के दूसरे हाफ के अंदर अंदर ये फैसिलिटी तैयार हो जाएगी। अगली दो अपडेट तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को लेकर है, जहां पर सिटी साइड डेवलपमेंट को लेकर हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा अडानी ग्रुप को अप्रूवल दे दी गई है। और अब अडानी ग्रुप उनके इस प्रोजेक्ट के साथ भी आगे बढ़ सकता है। दोस्तों अडानी ग्रुप अभी हमारे देश के अंदर जितने भी एयरपोर्ट्स को हैंडल कर रहा है, उनमें से ज़्यादातर एयरपोर्ट्स पर कोई ना कोई डेवलपमेंट का काम चल ही रहा है। कुछ पर नए टर्मिनल बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, जबकि कुछ जगह पर सिटी साइड डेवलपमेंट की जा रही है, जिनमें से तिरुवनंतपुरम भी एक है। हॉस्पिटैलिटी और कमर्शियल हब यहाँ पर तैयार की जाएगी 136.31 करोड़ रुपीस खर्च करके, जहाँ पर 240 रूम का एक होटल, 660 की कैपेसिटी वाली एक बेवरेज फैसिलिटी और 33,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। अगली दोस्तों सिमिलर सी अपडेट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से है, जहां पर दोस्तों यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एक नई लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग हब बनाने जा रही है। और इसके लिए सेक्टर 8F के पास लैंड शॉर्टलिस्ट की गई है। दोस्तों सेक्टर 8F काफ़ी पास में लोकेटेड है नोएडा एयरपोर्ट के, पर अथॉरिटीज़ का मानना है कि अगर यहाँ पर एक लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग हब बना दी जाती है, तो काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी आसानी से कम खर्चे में कार्गो को यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। और उसी को लेकर ही अभी प्लान आगे बढ़ाया जा रहा है। 87 एकर्स के एरिया में वेयर हाउसिंग हब बनेगी, जहाँ पर इसको लेकर जल्दी कंसल्टेंट को हायर किया जाएगा, जो मार्केट स्टडी, डिमांड इवेल्युएशन और इसका पूरा लेआउट प्रिपेयर करेगा कि कैसे इसको बनाया जाए। इसके अलावा फ्यूचर में यहाँ पर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स होंगी, उनको लेकर भी चीज़ें असेस की जाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट मुंबई मेट्रो से है, जहाँ पर दोस्तों कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी के द्वारा मुंबई मेट्रो की लाइन 2B के पहले फेज के लिए फाइनल इंस्पेक्शन स्टार्ट कर दिया गया है। और अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग जाता है, तो अगले 2-3 हफ्ते के अंदर अंदर आपको ये मेट्रो लाइन ओपन होती हुई दिखाई देगी। दोस्तों मुंबई मेट्रो की लाइन 2B येलो लाइन का हिस्सा है, जिसको मंडाले से ESIC नगर तक बनाया जा रहा है। और उसी के अंतर्गत मंडाले से डायमंड गार्डन तक का 5.39 किलोमीटर का पार्ट तैयार हो चुका है, जहां पर इन बिटवीन मानखुर्द, BSNL गोवंडी और शिवाजी चौक पर मेट्रो स्टेशन भी बनाए गए हैं। इसके अलावा डायमंड गार्डन से DN नगर तक का पार्ट भी ऑलमोस्ट 88% कंप्लीट हो चुका है। अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग जाता है, तो ये पहला फेज सितंबर एंड तक, जबकि अगला पार्ट डायमंड गार्डन से DN नगर तक 2026 के स्टार्टिंग में ओपन हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट इटालियन अमेरिकन कंपनी सीनेज को लेकर है, जो भारत के अंदर उनकी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर अभी और एक्सपेंशन करना चाहते हैं। और एक नई ट्रैक्टर फैक्ट्री को लेकर अभी उन्होंने लैंड स्काउटिंग स्टार्ट कर दी है। दोस्तों CNH आप जानते हैं कि मल्टी नेशनल कंपनी है और न्यू हॉलैंड ब्रांड के ये ट्रैक्टर्स मैन्युफैक्चर करती हैं। यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट में इनके पास अच्छा खासा मार्केट शेयर है। और अब ये टारगेट कर रहे हैं कि अगले 5-6 सालों के अंदर अंदर भारत के ट्रैक्टर मार्केट में इनके पास एटलीस्ट 10% के आसपास मार्केट शेयर हो। और उसी कारण से लगातार एक्सपेंशन करने में लगे हुए हैं। ऑलरेडी भारत के अंदर 3 फैक्ट्री से ऑपरेट करते हैं, जबकि ट्रैक्टर को लेकर एक फैक्ट्री ऑपरेट की जाती है ग्रेटर नोएडा के अंदर। ट्रैक्टर्स के एरिया में ओवरऑल इनकी दूसरी फैसिलिटी होगी, जबकि वैसे इनकी 4th फैसिलिटी होगी। लोकेशन तो भी डिस्क्लोज नहीं की गई है कि कहाँ पर इनकी फैक्ट्री बनेगी, क्योंकि अभी लैंड स्काउटिंग का काम इनके द्वारा किया जा रहा है। देखते हैं कि कौन सी स्टेट इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाती है। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों इंडियन रेलवे ओडिशा के अंदर अभी एक और नई रेल लाइन बनाने जा रही है। और ऐसा बताया गया है कि ये नई रेल लाइन अंगुल को बालांगीर खोरदा रेल लाइन से कनेक्ट कर देगी। दोस्तों प्रीलिमिनरी डिटेल्स के अकॉर्डिंग ये रेल लाइन 80 किलोमीटर के आसपास लंबी होगी और अंगुल में बोइंदा टाउन से बोर टाउन तक इसको तैयार किया जाएगा, जिसके चलते उड़ीसा के अंदर रेल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको ओवर एक्सपांड होता हुआ दिखाई देगा। लाखों के नंबर्स में यहाँ पर लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। और क्योंकि फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल होगा,
तो यहाँ पर मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन भी आपको और तेज होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश सरकार को लेकर है, जो स्टेट के अंदर भी एक स्पेस सिटी और 2 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब्स को डेवलप करने जा रहे हैं और इसको लेकर उनको इन्वेस्टमेंट मिलनी स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों वैसे मैं आपको बता दूं कि इसकी प्लानिंग वो लंबे समय से कर रहे हैं, पर अब क्योंकि इन्वेस्टमेंट आनी स्टार्ट हो चुकी है तो अब ये प्रोजेक्ट एक्चुअली टेक ऑफ कर चुका है। स्पेस सिटी तिरुपति डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनेगी, जहां पर स्काई रूट एरोस्पेस पहला इन्वेस्टर है जो 300 करोड़ रुपीस खर्च करके एक रॉकेट फैसिलिटी को सेटअप करेंगे। इसके अलावा एक डिफेंस हब में कल्याणी सिस्टम पहला इन्वेस्टर है जो कि 1000 एकड़ के एरिया में डिफेंस कॉम्प्लेक्स तैयार करेगा। एक्सप्लोजिव्स, एमुनिशन और गन प्रोपेलेंट्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। दूसरी डिफेंस हब में HFCL पहला इन्वेस्टर है जो अगेन 1000 एकड़ के एरिया में डेवलपमेंट करेंगे एक आर्टिलरी और एमुनिशन कॉम्प्लेक्स का। ओवरऑल इनिशियली यहाँ पर आपको 3000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट होती हुई दिखाई देगी और थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स यहाँ पर जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट महाराष्ट्र से है, जहां पर दोस्तों महाराष्ट्र सरकार के द्वारा न्यू नागपुर हाईटेक सिटी का डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया गया है और इसको लेकर अभी उन्होंने 2 अलग अलग एजेंसीज के साथ में MOU साइन किया है। दोस्तों अभी जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा नागपुर IBFC को अप्रूवल दे दी गई है और अब इतनी जल्दी इसके ऊपर काम भी स्टार्ट हो गया है, जो महाराष्ट्र सरकार के लिए एक एप्रिशिएशन है। बात करूँ MOUs के बारे में तो इसमें से एक MOU NBCC लिमिटेड के साथ में साइन किया गया है, जहाँ पर NBCC लिमिटेड इस IBFC प्रोजेक्ट के पहले फेज के लिए कंसल्टेंट का काम करेगा। 1000 एकड़ के एरिया में काम होने वाला है। दूसरा MOU यहाँ पर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ में साइन किया गया है, जो यहाँ पर फंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। और दोस्तों जिस पेज से यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार इसको लेकर काम कर रही है, बहुत ही जल्द आपको इस प्रोजेक्ट का ग्राउंड इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अगली दोस्तों अपडेट मध्य प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों इंडियन सोलर कंपनी गौतम सोलर मध्य प्रदेश के अंदर एक नई सोलर फैक्ट्री सेटअप करने जा रहा है और इसके लिए उनके द्वारा 4000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट प्लान अवेल किया गया है। दोस्तों बेसिकली ये एक सोलर सेल फैक्ट्री होगी जिसकी कैपेसिटी अराउंड 5 गीगावाट की होगी और हमारे देश के अंदर ये वन ऑफ द बिगेस्ट सोलर सेल फैक्ट्री होगी। ग्वालियर में इनको 54 एकड़ ऑफ लैंड अलॉट कर दी गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा और क्योंकि ये काफ़ी बड़ी फैक्ट्री होगी तो मल्टीपल फेजेस में इसको तैयार किया जाएगा। पहले फेज में 2 गीगावाट की कैपेसिटी क्रिएट की जाएगी और इसको लेकर प्रीलिमिनरी वर्क स्टार्ट हो चुका है। अगले साल इसका पहला फेज तैयार हो जाएगा। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट तमिलनाडु से है, जहां पर दोस्तों तमिलनाडु के CM ने उनका यूरोप विजिट कंक्लूड कर लिया है और यहां पर उनके द्वारा बताया गया है कि उन्होंने टोटल 33 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल साइन किए हैं, जिसके चलते तमिलनाडु में 15,516 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट आएगी। दोस्तों थोड़ा सा आपको मैं डिटेल में बताऊं तो जो 33 MOUs यहाँ पर साइन किए गए हैं उसमें से 26 MOUs तो जर्मनी में ही साइन हुए हैं, जिनकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 7020 करोड़ रुपीस की है। बाकी बचे हुए 7 MOUs UK में साइन किए गए हैं, जिनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 8496 करोड़ रुपीस की है। कुछ नोटेबल कंपनीज की बात करूं तो हिंदुजा ग्रुप, रोल्स रॉयस, नॉरब्रेम्से, नोडेक्स और विल्सन जैसी कंपनीज के द्वारा यहाँ पर प्रपोजल सबमिट किए गए हैं। अगर ये सबके सब मटेरियलाइज कर लिए जाते हैं तो तमिलनाडु के अंदर आपको 17,600 नई जॉब्स जनरेट होती हुई दिखाई देंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।